हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है वो होता क्या है? Organization design refers to the process of coordinating the structural elements of organization. हमारे जो structural elements हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उनको हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें वो हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की बात करें, देर आर मेनली 3 डिस्टिंक्ट स्कूल, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है द क्लासिकल, सेकंड है नियो क्लासिकल एंड द थर्ड वन इज़ कंटेम्प्रेरी। तो ये 3 डिस्टिंक्ट स्कूल्स हैं जो कि 3 डिस्टिंक्ट थिंकिंग स्टाइल्स हैं। पहला जो क्लासिकल वाला है, क्लासिकल वाले में मैक्स वेबर इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इसको। मैक्स वेबर, FW टेलर और हेनरी फेयोल, इन लोगों के हिसाब से एक फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सब प्रॉपरली डिफाइंड हो, ठीक है। सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। क्या क्या प्रोसीजर लोगों को करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ प्रॉपरली रिटन डाउन होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे क्लासिकल वाले स्कूल ऑफ थॉट में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम हिरार्की को, ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पे भी फोकस किया जाता था। सेकेंड जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ कॉल्ड नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल में जो है हम लोग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा महत्व देते थे। हमें लगता था कि अगर एम्प्लॉय को हम खुश रखेंगे तो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप अपने गोल्स वगैरह को अचीव कर पाएगा। थर्ड जो है वो है हमारा कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन जो है ऐसा डिज़ाइन है जो कि एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको भी महत्व देता है, उन सबको भी देखता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करता है और वो एनवायरनमेंट हमें किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब हम कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो 3 तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, 3 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, द क्लासिकल, नियो क्लासिकल एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी। इसी से हमें 3 तरीके का डिज़ाइन भी मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर हमें 3 तरीके का डिज़ाइन भी इसी से ही मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब हम क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे द सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लो लेवल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन रहता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी वाइड रहता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पर्सन ही सारे के सारे डिसीजन लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं, सिंगल पर्सन कब डिसीजन लेगा? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई फैमिली रन बिजनेस हो गया, ठीक है, जहाँ पे एक CEO रहता है, या फिर कोई भी ऐसा छोटा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कम लोग हों, काम भी जो है वो कम लेवल का हो, ज़्यादा डिपार्टमेंट वगैरह ना हो। तो ऐसे जगहों पे हम जो है सिंपल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेगा एक सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी हमारा CEO रहेगा, जो भी हमारा हेड रहेगा, वो हमारे सारे डिसीजंस लेगा। यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन वगैरह होता नहीं है। यहाँ पे अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की एडवांटेज की बात करें, एक सिंपल स्ट्रक्चर का एडवांटेज उसकी सिंप्लिसिटी ही रहता है, ठीक है। तो उसका जो सिंप्लिसिटी है वही उसका जो है एडवांटेज भी है। सारे डिसीजंस जो है हमारे एक ही CEO को लेना है, एक ही बंदा ओनर है, तो वो जो मालिक है वो जो बोलेगा वही होगा। तो सारे डिसीजन जो होंगे फास्ट होंगे। पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा ही है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन लोग भी कम होंगे, तो एवरीथिंग विल बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं होगा हर चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए। बट याद रखना, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा वहाँ पे आप जो है सिंपल स्ट्रक्चर को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक ही मालिक है, एक ही सीईओ है जो कि सारे डिसीजन लेता है, जहाँ पे लो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो डिपार्टमेंट रहेगा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल जहाँ रहता है, अथॉरिटी जो है सिंगल पर्सन के हाथ में, और ज़्यादा फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा कड़क नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हमारा सिंपल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। सेकेंड जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनफ्लेक्सिबल है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, इम्पर्सनल है और हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस रहता है, ठीक है, जैसे बैंक्स रहते हैं, बैंक्स में हम क्या करते हैं, बैंक में हम जाके अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, तो हमारा जब नीड होता है हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्टोर्स हो गए, तो ऐसी जगहों पे आप देखोगे सारा जो एक्टिविटी है वो किस तरीके का होता है, वहाँ पे रूटीन टाइप ऑफ एक्टिविटी होता है, और सारा का सारा उन लोगों को जो काम करना होता है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, सारे आइटम्स जो होते हैं, जो भी वर्क आइटम वो करते हैं वो सारे रूटीन वाले काम होते हैं। ठीक है, और सब कुछ वो रिटर्न रूल्स के हिसाब से वो फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो करके ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ ये जो है मॉडर्न टाइम्स में आप हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से चेंज होते रहते हैं, बहुत ही स्पीड में जो है एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो है चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी को आप देखोगे एकदम बदल जाता है, एक साल में आप देखोगे कि अगले साल ही देखो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल जाता है ना। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में ये उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, बट स्टिल स्ट्रेंथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी यही है कि हम जो है स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शन, अगर हमारा स्टैंडर्डाइज्ड कुछ फंक्शन है उसको हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है, यही इसका जो है वीकनेस होता है। तीसरा हमारा आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में मैथ्स में जो मैट्रिक्स का मतलब होता है अरे ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच एम्प्लॉय हैज 2 बॉसेस। ठीक है, ऐसा एक वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक एम्प्लॉय के 2 बॉसेस होते हैं, यानी कि उसको 2 बॉसेस को जाके रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी की अगर हम बात करें, अथॉरिटी किस तरीके का रहेगा, आपका ड्यूअल अथॉरिटी रहेगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय को 2 मैनेजर्स को रिपोर्ट करना रहता है, सो दे हैव टू रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एज वेल एज डिविजनल मैनेजर एंड ऑल्सो टू अ प्रोजेक्ट और ग्रुप मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उस बंदे को 2 डिफरेंट तरीके के मैनेजर्स को रिपोर्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्ट पॉपुलर इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स एंड इन यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, R&D लैब्स वगैरह हो गए, तो ऐसे जगह जो है हम जो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का यही फ़ायदा है कि इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स। हम जो है हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंट एरिया में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि इस डिपार्टमेंट में कमी है किसी लोगों की, तो हम यहाँ पे इस बंदे को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम फुल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके यहाँ पे 2 बॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, 2 बॉसेस को क्योंकि उसको रिपोर्ट करना रहता है, उसको वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है। कभी कभी एम्प्लॉय ही जो है डीमोटिवेट हो जाता है। एम्प्लॉय सोचेगा भाई क्या है यार, आज मेरे को यहाँ बिठाते हैं, कभी मेरे को वो काम करवाते हैं, तो ऐसे मैं किसकी बात सुनूं, किसका ऑर्डर लूं। तो हमारा एम्प्लॉय भी है थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है और वो स्ट्रेस में भी आ जाता है। सो दिस इज़ योर
मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम ऑल्टरनेट डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। अब जो रॉबिन्स है उन्होंने क्लासीफाई किया है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है वो? पहला हो गया टीम स्ट्रक्चर, सेकंड इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टीम स्ट्रक्चर, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। तो रॉबिन्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑल्टरनेट डिज़ाइन में वो हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है दैट इज़ योर टीम स्ट्रक्चर। टीम, यहाँ पे वर्ड ही टीम है तो यहाँ पे हम टीम को यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल मिलके हमारा क्या बनाता है? टीम बनाता है। और ये टीम क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेट करके सारे जो भी वर्क एक्टिविटीज़ हम उनको देंगे वो उन वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलके वो जो है उस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो रॉबिन्स के हिसाब से, रॉबिन्स ने जो है वो उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है एक टीम को? अकॉर्डिंग टू हिम एक टीम एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, टीम जो है ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप है जिनका कि हुज इंडिविजुअल एफर्ट रिजल्ट इन अ परफॉर्मेंस ग्रेटर दैन द सम ऑफ इंडिविजुअल इनपुट्स। ठीक है, तो अकेला अगर एक बंदा कोई काम करेगा तो उसका आउटपुट समझो x है, बट अगर सब मिलके वो काम करेंगे तो जो आउटपुट है, आउटपुट आपका बहुत ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल इनपुट, जो इंडिविजुअल का जो आउटपुट लगता है वो उससे ज़्यादा आउटपुट आपको, जो परफॉर्मेंस आपको जो मिलेगा, जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा, वो जो है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनपुट। तो यहाँ पे हमें जो है परफॉर्मेंस का फ़ायदा मिलता है, यहाँ पे एफिशिएंसी का फ़ायदा मिलता है, काम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो ये जो टीम स्ट्रक्चर है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे ज़ेरॉक्स हो गया, मोटोरोला हो गया, HP हो गया। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? टीम स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, टीम स्ट्रक्चर जो है ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। सेकंड है वो आता है हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में मेनली आउटसोर्सिंग का काम होता है। ठीक है, सो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कुछ एक्टिविटीज़ को जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं, यानी कि किसी और कंट्री से काम करवाते हैं या फिर किसी और जगह से काम करवाते हैं। ठीक है, जैसे चाइना वगैरह में जो है आउटसोर्सिंग बहुत होता है क्योंकि वहाँ का जो लेबर है वो आपको चीप में मिलता है। ठीक है, तो इस कारण जो बड़े लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हैं विच इज़ नोन एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली जो है ये यूज़ होता है। ये आउटसोर्सिंग जो होता है मेनली आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का जहाँ पे ज़्यादा रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा आउटसोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। वो जो है दूसरे कंट्रीज़ में दूसरे कंट्रीज़ का जो चीप लेबर है उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो दूसरे कंट्री से करवाते हैं, वो उनको सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, अगर वो अपने कंट्री में सेम काम करे तो उनको वो महंगा पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसे जो वर्किंग स्टाइल है इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मेनली यहाँ पे क्या रहता है? मेनली आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ ही यहाँ पे होती है। जो थर्ड वन है दैट इज़ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टर्म है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज गिवन टू अस बाय मिस्टर जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो उनको जो है जनरल इलेक्ट्रिक में एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना था जो कि बाउंड्री लेस हो। बाउंड्री लेस यानी कि यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड जितना भी था, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स को रिपोर्ट करना रहता था, ऊपर मैनेजर्स को, डिफरेंट मैनेजर्स को, वो सब जो है वो सारी चेन ऑफ कमांड को जो है वो एलिमिनेट करना चाहते थे, लिमिटलेस स्पैन ऑफ कंट्रोल करवाना चाहते थे। और जो डिपार्टमेंट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करके वो एम्पावर्ड टीम्स बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग जो है टीम्स में काम करें, क्योंकि टीम्स में जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कही हमको जैक वेल्च ने, जो कि जो है सारा का सारा जो भी चेन ऑफ कमांड है उसको हटाना चाहते थे। इससे क्या होगा? जो हमारे लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अक्रॉस इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ठीक है,
तो ईमेल वगैरह यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है एक वर्कर दूसरे वर्कर्स के साथ फाइल्स वगैरह शेयर कर सके, और काम जो है सारे के सारे जो टीम्स हैं उनके बीच में काम जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से, अच्छी तरीके से हो, ऐसा मिस्टर जैक वेल्च चाहते थे। ठीक है, सो दिस वाज नोन एज अ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम जो है चेन ऑफ कमांड को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइंस भी हैं। इसके अंदर आपके पास दो मॉडल्स आते हैं। ये जो दो मॉडल्स हैं वो एक्सट्रीमली एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये भी इस मॉडल को भी आइडेंटिफाई किसने किया था? रॉबिन्स ने ही किया था। और रॉबिन्स ने जो है इसको दो भागों में बांटा है, पहला है मैकेनिस्टिक मॉडल और दूसरा है ऑर्गेनिक मॉडल। ये दोनों जो है एक दूसरे के एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। अगर हम फर्स्ट मैकेनिस्टिक मॉडल की बात करें तो इसके जो मेन फीचर्स यही हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपको मिलेगा। अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है मतलब कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो टॉप के लोग ही करते हैं। ठीक है, जो बॉटम के लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो टॉप लेवल रहता है हमारा वो ही सारा डिसीजन मेकिंग करता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे क्योंकि टॉप लेवल ही करता है, तो यहाँ पे जो है आपका हर चीज़ जो है फॉर्मल तरीके से होगा। डिपार्टमेंट्स भी जो है वो प्रॉपर तरीके से बने हुए होंगे। फॉर्मलाइजेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यहाँ पे इसलिए लिमिटेड है क्योंकि सारे के सारे डिसीजन तो ये टॉप मैनेजमेंट ही कर रहा है। यहाँ पे नीचे वाले लोग एक दूसरे के साथ बात करके करेंगे भी क्या? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लिमिटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये जो है वो हाईली सेंट्रलाइज स्टाइल है एक तरीके का। मैकेनिस्टिक मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड है। सेकेंड जो मॉडल हमारा ऑर्गेनिक मॉडल है, मैंने पहले ही बोला था ये जो है एकदम ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस मॉडल में हमने जो भी पढ़ा था उसका एकदम ऑपोजिट यहाँ पे होगा। प्रीवियस मॉडल में बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा। लो लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन रहेगा। यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल और क्रॉस हिरारिकल टीम्स रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है टीम्स हमारे पास रहेंगे। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो होगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। सब जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग यहाँ पे होगा। हाई पार्टिसिपेशन रहेगा सबका डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एकदम ऑपोजिट है। ये जो दोनों मॉडल्स है एकदम ऑपोजिट है टू ईच अदर। ये जो मॉडल है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस रहेगा, एडेप्टेबिलिटी पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आजकल के ज़माने में आप जो है आजकल का जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मॉडल जो है एकदम परफेक्टली फिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने दो मॉडल देखे जो कि एकदम एक्सट्रीम है एक दूसरे के साथ। ऑर्गेनिक मॉडल जो है वहाँ पे कम फॉर्मलाइजेशन वगैरह कम रहता है और हाई पार्टिसिपेशन रहता है लोगों का डिसीजन मेकिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।